हेलो। हम लेक्चर 14 बायोमोलिक्यूल्स का आज करेंगे और आज हमें बचे हुए टॉपिक कल जो रह गया था, किसी वजह से हमें पॉलीसेकेराइड के अंदर जो टॉपिक्स है, जो टारगेटेड टॉपिक्स वो नहीं हो पाया था, उसको करेंगे। देखो, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे सुक्रोज का। डाइसेकेराइड है, ये एक तरीके का डाइसेकेराइड है, इसको हमें करना है आज एटलीस्ट। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है और यहाँ से हमारा पॉलीसेकेराइड शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारा पॉलीसेकेराइड शुरू हो जाता है। पॉलीसेकेराइड में हम लोग स्टार्च की बात करने हैं आज। हमें हमें स्टार्च के अलावा फिर सेलुलोज की बात करनी है, कार्टीन की बात करनी है और इसी में हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आता है आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसकी बात करनी है, ग्लाइकेन्स। और इसके अंदर जो जो चीज़ें आएगी उससे हमें बात करनी है। हमारा मतलब टारगेट है ये करने का। सो हम एक स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज गुलरेज अहमद, दिस इज माय चैनल गुलरेज एक्सीलेंट क्लासेज। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें ना मत करें, चलता है। बहुत लाइक फाइक का तो छोड़िए, पर ये सपोर्टिंग क्या है, तो आपकी लाइक आपके शेयर से हमें सपोर्ट मिलता है, आपका जाता कुछ नहीं है, शायद 1 रुपया भी नहीं जाता। खैर, यहां से हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट क्या करते हैं, हमने सुक्रोज को करते हैं। सुक्रोज को सबसे पहले हमें सुक्रोज देखना है। एक्चुअली में ये सब काम हमें पहले पिछले लेक्चर में ही कर लेना था, कि डाइसेक्राइड तो कंप्लीट कर लेना था, लेकिन स्थिति सही नहीं थी। तो कल हम लोगों ने डाइसेक्राइड में माल्टोज किया था, लैक्टोज किया था। आज हमें क्या करना है, सुक्रोज करना है। सुक्रोज के बारे में पहली बात आपको याद रखना है, देखो लिखने का काम बाद में भी हो सकता है, या देखना कि लिखने का काम बाद में हो सकता है, हम आराम आराम से लिखेंगे और दूसरी चीज की साफ साफ ही लिखेंगे, तो बाद में भी उतार सकते हो पबजी से अगर फुर्सत मिल जाए तो। सुक्रोज क्या है, एक तरीके का डाइमर ऑफ डाइमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी फ्रुक्टोज है, इन दोनों का मिलाप है, इन दोनों का डाइमर है, इन दोनों का डाइमर है, इन दोनों का डाइमर है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, इसमें ये है। तेरा थोड़ा सा ध्यान से तुमको यहाँ पे कुछ चीजों को देखना है। देखना, मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ। अल्फा डी ग्लूकोज तो तुमने जाना है, भाई सिंपली ऐसे बना दो। ये ग्लूकोज है अपना, ग्लूकोज को हम लोग ग्रैप शुगर भी कहते हैं या ब्लड शुगर भी कहते हैं, वो हम बातें बाद में बता देंगे। ये ग्लूकोज बना रहे हैं और ग्लूकोज में भी कैसा बना रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं बना रहे हैं, तो सब स्ट्रक्चर तुम्हें पहले से पता है। बस अल्फा डी की पहचान क्या है कि अल्फा में ये OH जो होता है, इधर पहले कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन पे जो OH होता है नीचे होता है और H होता है ऊपर होता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। और दूसरा जो है फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज के बारे में तुम क्या जानते हो, फ्रुक्टोज के बारे में तुम क्या जानते हो कि फ्रुक्टोज ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसके रिंग में 4 ही कार्बन होते हैं, 2 कार्बन बाहर होते हैं। फ्रुक्टोज, अब फ्रुक्टोज में यहाँ यहाँ बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, तुम्हें मालूम है। यहाँ पे CH2OH ऊपर होता है तो हम उसको अल्फा बोलते हैं। यहाँ पे होता है CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है OH हो सकता है और यहाँ पे CH2 होता है, तो बीटा अल्फा सॉरी अल्फा होता है। यहाँ तो हमें बीटा बनाना है, तो नीचे की तरफ पीछे जाके देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ CH2OH है और यहाँ पे OH है, नीचे की तरफ ऐसा है CH2OH और OH।
तो नीचे की तरफ ये आ जा रहा है, ये ऊपर होता तो अल्फा होता, ये बीटा 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 डी फ्रुक्टोज है, ये बीटा डी फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है, बीटा डी फ्रुक्टोज है ये ऐसा। इसका एनोमेरिक कार्बन ये है 1, और इसका एनोमेरिक कार्बन का नाम क्या है, क्या नाम दोगे इसको, 1 2, 2 दूसरा, इसको रोटेशन की वजह से अल्फा बीटा बना है ना। पिछले लेक्चर में जाके देखिए अगर आपको ये बात पल्ले नहीं पड़ रहा है कि देख मैंने क्या कहा था, एनोमेरिक कार्बन उसको कहेंगे जिसके रोटेशन की वजह से उसके अल्फा बीटा फॉर्म दे। अब ग्लूकोज के अंदर अल्फा बीटा फॉर्म जो है 1 कार्बन के रोटेशन की वजह से होता है, OH ऊपर रहेगा तब बीटा, नीचे है तो अल्फा। यहाँ पे ये CH2 OH ऊपर रहेगा तो अल्फा, नीचे है तो बीटा कहते हैं। ये 2 कार्बन को रोटेट करेंगे तब ऐसा होगा, सिग्मा बॉन्ड है, रोटेट हो सकता है। तो 1 और 2 एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पे। तुम देखो हो क्या रहा है, अब होगा क्या, क्या होगा, क्या बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड कैसे बनेगा, तो एक का H दूसरे का OH, इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनेगा, ऐसे बनेगा ग्लाइकोसिडिक। ग्लूकोज से H और नीचे वाले से OH आया और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं। अब कैसा स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने दिखाई देगा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा देगा। और यहाँ पे हमें एक फ्रुक्टोज बना देते हैं, ये ऐसा बॉन्ड बना इस तरीके का। इस बॉन्ड का नाम होगा, इस बॉन्ड का नाम होगा ग्लूकोज अल्फा 1। ग्लूकोज थोड़ा अलग से नाम है, ग्लूकोज अल्फा 1 एंड 2 बीटा। अल्फा 1 ग्लूकोज का तो पहला कार्बन के साथ बॉन्ड है ना, ग्लूकोज का पहला कार्बन के साथ बॉन्ड है। और यहां पे तुमने देखा ये फ्रुक्टोज का दूसरे कार्बन के साथ है, तो 2 बीटा फ्रुक्टोज ऐसा नाम होता है। ये है एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाम ऐसे है क्या, ये एक तरीके का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, नाम ऐसा है। नाम ऐसा है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी फ्रुक्टोज है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम ये है। और जब ये बन गया तब बना है सुक्रोज। और सुक्रोज बहुत ही काम का होता है। सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर भी बोला करते हैं, सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोला करते हैं। इसको हम लोग और नाम क्या क्या दे सकते हैं, इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं। टेबल शुगर वो चीनी जो खरीद के लेके आता है, नथिंग बट इट इज सुक्रोज। और वो कहां से निकलता है, शुगर केन से निकलता है, तो इसको हम केन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सुक्रोज को हम ये बोलते हैं केन शुगर, टेबल शुगर। फ्रुक्टोज को जो भी है, सुक्रोज को हम बोलते हैं, फ्रुक्टोज नहीं बोलते। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, एनोमेरिक कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन तो तुम जान चुके हो। एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो हमने इतनी तरह के शुगर पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, ग्लूकोज को पढ़ा, हमने गैलेक्टोज को पढ़ा, हमने फ्रुक्टोज को पढ़ा, हमने माल्टोज को पढ़ा, कुछ मोनोसैकेराइड वाले शुगर थे, अब डाइसैकेराइड के नाम लिया, माल्टोज को पढ़ा, लैक्टोज को पढ़ा, और हम लोगों ने यहाँ पे अभी सुक्रोज को पढ़ा। जितने भी शुगर अब तक पढ़े हैं, इसमें से बताना ये है कि कौन है, कौन है जो आपका रिड्यूसिंग शुगर है और कौन है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसी पे बहुत बार क्वेश्चन आया, अगर AMU BSc की बात करें BSc ऑनर्स में, तो इस पे क्वेश्चन कई सारे आए हुए हैं कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको कहते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो कि रिड्यूसिंग शुगर हम किसको कह रहे हैं, 2 हेडिंग यहाँ पर डालना है। एक तो रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर किसको बोल रहे हैं हम लोग, रिड्यूसिंग शुगर किसको बोल रहे हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोल रहे हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोल रहे हैं।
नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम किसे बोल रहे हैं? रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा शुगर, अरे भाई भूल गया, शुगर which having free anomeric carbon, फ्री एनोमेरिक कार्बन, जिसके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन होगा, जिसके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन होगा टू बॉन्ड फॉर्मेशंस, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे? ऐसा शुगर जिसके पास नहीं होगा फ्री एनोमेरिक कार्बन, शुगर which having no free anomeric carbon, free anomeric carbon, फ्री एनोमेरिक कार्बन जिसमें नहीं होगा टू बॉन्ड फॉर्मेशंस, बॉन्ड बनाने के लिए, नेक्स्ट बॉन्ड बनाने के लिए अगर कोई फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। कैसे भी तुम देखना, यहीं पे तुम्हें समझ में आएगा बात को कौन रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है। ग्लूकोज में देखोगे उसमें एनोमेरिक कार्बन हमको दिखाई देता है, पहला अल्फा बीटा बनाने वाले कार्बन को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज में मुझे फ्री दिखता है। ग्लूकोज ने बॉन्ड ही नहीं बनाया, अकेला है तो फ्री तो है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन कौन सा आ जा रहा है? तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ रहा है ग्लूकोज, यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ग्लूकोज है। गैलेक्टोज, उसमें भी आई फ्री, हमें अकेला है तो फ्री, एनोमेरिक कार्बन तो फ्री है, बॉन्ड बना सकता है, गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज है ग्लूकोज, गैलेक्टोज। उसके बाद बात करें फ्रुक्टोज में भी है, अभी ये तो मोनोमर है, अब मोनोमर तो अभी बॉन्ड बना ही नहीं है ना, डाइमर तो है नहीं, अपने से आपने एनोमेरिक कार्बन के साथ बॉन्ड बना ही नहीं है, फ्री है इनके। माल्टोज की बात कर लेते हैं, तो माल्टोज में भी मुझे दिखता है, पीछे जाके देखोगे पीछे लेक्चर में तो तुम्हें माल्टोज में भी दिखेगा एक। माल्टोज किसको कहते हैं? तो अल्फा डी ग्लूकोज का डाइमर है। एक अल्फा डी ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन दूसरे के ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ बनाता है, तो दूसरे वाले ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन फ्री है, माल्टोज है। और एंड देन लैक्टोज में भी ऐसे होता है, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें होता है। लैक्टोज में सर एक बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज है इसमें, लेकिन एक का फ्री होता है इसमें, ग्लूकोज वाला एनोमेरिक इसमें फ्री होता है। अब बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज में हमने अभी क्या देखा, पीछे तुम क्या देख रहे हो सुक्रोज में, कि इसका एनोमेरिक कार्बन था 2, इसका एनोमेरिक कार्बन है 1, और दोनों ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, 1 वाला भी बना लिया, दूसरे वाले का 2 वाला ने भी बना लिया। अब तो बचा ही नहीं, एनोमेरिक कार्बन जो थे वो बना लिए, बाकियों में तुम देखोगे कि एनोमेरिक कार्बन ने नहीं बनाए थे, एक आध फ्री रहा करता था। तो पता नहीं इसमें बहुत दूर जाकर होगा, मिलेगा हमको अगर हम देखेंगे भी तो, पता नहीं कि इसमें सेव होगा कि नहीं होगा, हमें नहीं दिख पाएगा। डॉक्यूमेंट्स में देखता हूँ, व्हाइट बोर्ड इमेजेस है,
एक सेकंड, कल का डेट क्या था? 22, डेट वाइज था ही नहीं। तो 23/11 एनसीईआरटी में है नहीं। ये वो पहले का होगा, पता नहीं। अच्छा, एक सपोर्ट नहीं कर रहा है, चल बात है, चलो हटाओ, कोई नहीं, कोई इशू नहीं, उसको इश्यू नहीं। तो एनसीईआरटी में भी मिलता नहीं है देखने को, आप बढ़ के डिटेल देखेंगे उसमें इस तरह बना के नहीं दिया है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग फिगर में। लेकिन तुम पिछला लेक्चर को देख रहे हो और कॉपी में जाकर एक एक कोई एनोमेरिक कार्बन किसी न किसी में डाइमर है ना, तो डाइमर होने के बावजूद ये तो मोनोमर है, मोनोमर ने बॉन्ड ही नहीं बनाया तो एनोमेरिक कार्बन जो भी है फ्री रहेगा। और यहाँ पे डाइमर तो है लेकिन एक जो इसका साथी है उसका है फ्री, एक एक का तो बॉन्डेड है और एक का फ्री है। लेकिन अगर तुम अभी सुक्रोज को देख रहे हो तो सुक्रोज में कोई भी फ्री नहीं है, दोनों का एनोमेरिक कार्बन जो है अपना अपना बॉन्ड बना चुकी है, डाइमर बनाने के चक्कर में ही अपना अपना बॉन्ड बना चुकी है। तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल याद रखना है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, सुक्रोज। तो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये बहुत बार सवाल आया हुआ है कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पे हमारा डाइसेक्राइड खत्म हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीसेक्राइड। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड हम चले अब देखते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड हमें बात करनी है पॉलीसेक्राइड का। पॉलीसेक्राइड मतलब पॉलीमर ऑफ सेक्राइड, पॉलीमर ऑफ शुगर। वो सेम टाइप का हो डिफरेंट टाइप के है तो बात अलग है। पॉलीसेक्राइड जिसको हमें हमें दो तरह के मिला हुआ है, हमारे पास दो तरह के पॉलीसेक्राइड होता है। एक को हम स्टोरेज पॉलीसेक्राइड जो कि सेल के अंदर बॉडी के अंदर स्टोर होता है उसको स्टोरेज पॉलीसेक्राइड कहते हैं, और दूसरे को हम स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड इन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड होता है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड यानी स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड की बात हम यहाँ पे करेंगे। स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड में कौन कौन नाम है, नाम लेते हैं, नाम लेते हैं। सबसे पहले जो स्टोर होता है हमने सुना होगा स्टार्च स्टोर होता है, ग्लाइकोजेन लिवर फीवर को अगर पढ़ा हो तो पता चलेगा वहां पे स्टोर होता है। और इनोलिन, इनोलिन ये बहुत बार क्वेश्चन आया नेट में। इनोलिन, इनोलिन भी एक पॉलीसेक्राइड है और स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड है। ये पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है, कुछ और नहीं है, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है। सिर्फ फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज होता है तो फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज हम इसको बोलते हैं। इसको डिटेल इसका पढ़ना नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना नहीं होता, बस इतना ही जानना है कि पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज का है इनोलिन है। फ्रुक्टोज पॉलीमर, फ्रुक्टोज का पॉलीमर इनोलिन कहलाता है और ये जीएफआर को मेजर करने में काम आता है। बस यही रोल है इसका, रोल है एक रोल है हमारी बॉडी में कि जीएफआर को मेजर करता है। मेजर जीएफआर, जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो किडनी में है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहती है, जिसके अच्छे से रहने से जिसकी वजह से ब्लड फिल्ट्रेशन होती है, वो रेट की बात कर रहा है। उस रेट को मेजर करने का काम इनोलिन कहता है। तो फ्रुक्टोज भी खाना जरूरी है। फ्रुक्टोज जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं, जिसको हम केन शुगर कहते हैं, सॉरी टेबल शुगर इससे मतलब इसके डाइमर कहते हैं, इससे नहीं, फ्रुक्टोज को हम टेबल शुगर नहीं कहते। बस इनोलिन याद रखो बस। बताएंगे क्या कौन सा शुगर बोलते हैं भाई, अभी रखो इनोलिन याद रखो। इनोलिन, इनोलिन, इनोलिन पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है। अब हम बात करेंगे इस तरफ की कि इसमें कौन कौन सा आता है, यानी स्ट्रक्चरल में कौन कौन सा आता है। यहाँ पे हम सबसे पहले किस सेलुलोज, मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाने वाले लोग है ये, तो यहाँ पे हमने नाम लिया सेलुलोज का नाम ले लिया हमने। यहाँ पे हमने नाम लेना है, तो एक तो हुआ सेलुलोज।
सेलुलोज जो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी हम बात काइटिन है भाई, एक सेलवाल बना रहे हैं ये दोनों, तो इसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन है तीसरा, पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ये सब पॉलीसेकेराइड है। मैंने कहा पॉलीसेकेराइड, ये जो पॉलीमर ऑफ सेकेराइड दो तरीके का होता है, एक हो जाता है कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बनाता, स्टोर रहता, स्टोर रह के अपना कुछ काम करता है, स्ट्रक्चर नहीं बनाता, स्टोर रहता। अब वो एनर्जी दे कुछ भी दे, पर स्टोरेज का फॉर्म काम होता है, उसका स्टोर रहता है। ये स्टार्च, ग्लाइकोजन और एनोलिन, ये स्टोर्ड फॉर्म में है। एनोलिन के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना आपको, ये पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज होता है, ये पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है। और इससे क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है, जीएफआर को मेजर करता है, जीएफआर को, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसकी वजह से हमारा किडनी के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन का रेट सही रहता है। अगर जीएफआर सही है तो ब्लड प्रेशर सही है, फिल्ट्रेशन सही से हो रहा है। स्टार्च के बारे में आप जानते हैं, ग्लाइकोजन के बारे में जानते हैं, ये सब जानते हैं आप। इधर आए स्ट्रक्चरल, मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाता है। ये इसके बारे में सुना, प्लांट में सलवाल बनाता है। इसके बारे में सुना होगा, फंजाई के अंदर आर्थ्रोपोडियल एक्सोस्केलेटन में है, फंजाई के अंदर सलवाल बनाता है, आर्थ्रोपोडियल एक्सोस्केलेटन में है। पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया का सलवाल बनाता है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रहा। सलवाल एक स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसको बना रहा है, इसीलिए हम उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेलुलोज के बारे में हम क्या जानते हैं, ये सलवाल बनाता है, सलवाल इन प्लांट में, हमने देखा इन प्लांट, प्लांट में सलवाल का निर्माण ये करता है। और ये से क्या बनता है, इसे कहते हैं सलवाल इन फंजाई, सलवाल इन फंजाई, सलवाल इन फंजाई, फंजाई के अंदर सलवाल बनाता है। और एक और काम करता है, ये आर्थ्रोपोडियल एक्सोस्केलेटन में है, आर्थ्रोपोडियल मतलब आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में है, उसको भी बनाता है, एक्सोस्केलेटन में है, आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में है, आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में। पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरियल सलवाल की बात करें, इसमें देखो ये तीन क्या है, तीनों के तीनों में ये देखो होमोपॉलीमर है, पॉलीमर तो है लेकिन एक ही तरह की चीज है, एक ही तरह के कंपाउंड से। स्टार्च में सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज, एनोलिन सिर्फ फ्रुक्टोज, कोई मिक्सर नहीं है। सेलुलोज में सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज है, काइटिन में भी सिर्फ नैग है, तो ये भी दोनों होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। अब इसके अंदर मतलब ये पॉलीसेकेराइड में पॉलीमर के बारे में सोचना, स्टोर भाई फंक्शन के हिसाब से अगर स्टोर है तो ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, एनोलिन स्ट्रक्चर बना रहा है तो ये नाम। लेकिन इसमें भी एक और कैटेगरी आता है कि किस तरीके के मोनोमर से बने हैं, एक ही तरह के मोनोमर से बने हैं, होमोपॉलीमर। तो अब तक हमें 5 होमोपॉलीमर मिला, केवल एक लौता ऐसा है पेप्टाइडोग्लाइकेन जो हेट्रोपॉलीमर के नाम से जाना जाता है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है और हेट्रोपॉलीमर के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे सामने, सब क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉलीसेकेराइड अपना है स्टार्च, पहला पॉलीसेकेराइड जो है अपना वो स्टार्च है, उसके हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्च के बारे में पहला लाइन कि ये पॉलीमर है और होमोपॉलीमर है।
हमने अभी देखा कि क्या है, होमोपॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है और होमोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। स्टार्च के बारे में सबसे पहली तो लाइन यह है कि स्टार्च के बारे में, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। क्या है? पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज बनाने हैं। ये मेरे पास ग्लूकोज है, इसको मैं कहता हूं ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अब अल्फा डी ग्लूकोज का पहचान क्या होता है ये तुमको अच्छे से पता है। एक और बना लेते हैं, ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है। ऐसे बहुत सारे बनाते चले जाते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना, हमें बनाना है पॉलीसेकेराइड, हमें बनाना है एक चेन बना देना है, अल्फा डी ग्लूकोज। इस तरीके से चलते जा रहे हैं। चलो ए बनाए, फिर और बनाए हमने, फिर और बनाया हमने यहाँ पे। एक और बना देते हैं, मैं थोड़ा छोटा हो गया है, तो उसको बुरा मान जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ऐसे अब ज्यादा नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी एक लाइन और हम बना सकते हैं, समझने के लिए ये जरूरी है। ये सब क्या, अल्फा डी ग्लूकोज है। ये भी क्या है, अल्फा डी, 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 अल्फा डी, अल्फा डी, अल्फा डी, अल्फा डी, अल्फा डी, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। देखो देखो, यहाँ पे बॉन्ड होता है, ये तो तुम्हें देखा भी होगा, दो अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड तो होता हुआ देखा है तुमने। कहाँ देखा हुआ है, माल्टोज में। ये माल्टोज हमने बनाया, और ये बॉन्ड कौन सा होता है, ये वाला बॉन्ड अल्फा 1,4। इस लिंकेज का नाम, इस बॉन्ड का नाम हमने पहले बताया था तुमको, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। यहाँ पे भी होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। इस तरह जहाँ पे भी होगा, जहाँ जहाँ देखो हम, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,4 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 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 1,4 ग्लाइकोसिडिक। ये तो देख रहे हो,
एक चैन यहां बना, एक चैन यहां बना, एक चैन यहां बना, ऐसे सैकड़ों चैन भी हो सकते हैं। चैन किस चीज का है? चैन है अल्फा डी ग्लूकोज का चैन। चैन किस चीज का है? अल्फा डी ग्लूकोज का ये चैन। और इस चैन को बनाने के लिए जो बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है वो अल्फा 1,4 बॉन्ड है। सिर्फ यही बॉन्ड नहीं है भाई, आपस में भी यहां पे देखना कि ये इस ब्रांच से कैसे जुड़ेगा, ये इस ये चैन है, ये चैन है, ये चैन है, आपस में भी जुड़ते हैं, यहां पे भी जुड़ते हैं, यहां पे भी जुड़ते हैं, वहां पे भी जुड़ते हैं। इसका 1,4 कोई बात है, थोड़ा सा ये गड़बड़ ये हुआ, जो 6 कार्बन है ना थोड़ा दूर है। चलो इसका हम यहाँ पे एक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना 6 कार्बन शो कर देते हैं। इसका 6 कार्बन यहाँ पे होगा CH2OH। याद अगर आ रहा हो तो भाई ये पहला कार्बन होता है, एक ग्लूकोज को ले ले तो ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये पांचवा होता है, ये छठा होता है। ये तो हम पढ़े इसके 6 कार्बन के साथ। और यहाँ पे ये तो फ्री है, फ्री है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ये OH नीचे होगा, OH ऊपर होगा, तो फिर क्या होगा इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में। इसका 6 जिसके साथ ब्रांचिंग कर रहा है उसका 6 और उसका पहला, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक होगा। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बोलेंगे हम उसको, अल्फा 1,6 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पूरा नाम तो ये होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो इस लिंकेज के द्वारा ये दोनों के दोनों चैन, ये चैन आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, और इसको हम ब्रांचिंग लिंकेज कहेंगे। ये ब्रांचिंग कहलाएगा क्योंकि इसकी वजह से ब्रांच बना, ब्रांच आ गया। ये एक चैन था, उनके बीच ब्रांचिंग करके दूसरे चैन से जुड़ा। फिर इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, इसका पहला और इसका छठा, इसमें इस तरह का बॉन्ड यहाँ पे बच जाएगा इसके बीच में, इस तरीके से बनते हुए चले जाएंगे। हमको थोड़ा सा आगे बढ़ा के करना चाहिए था, बनाना चाहिए था डायग्राम को, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना चाहिए था, ठीक है। इसे तो हिसाब नहीं बैठा हुआ है, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना चाहिए था। अगर मैं करना भी चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अभी तुम लिख ही चुके हो क्या? लिख भी चुके होगा तो क्या हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एक बॉन्ड हमने यहाँ पे बना लिया, ये बना लिया, और फिर एक और हम बना लेते हैं। इनको आपस में जो बॉन्ड से चिपके हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो तो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे वो है इससे और इसके बीच में बन रहा है। यहाँ पे जो छठा कार्बन मौजूद है उससे बन रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा 1,6 लिंकेज। अल्फा 1,6 और अल्फा 1,4 दो तरीके के यहाँ बॉन्ड बन रहा है पूरे में, और ये पूरे को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? हम स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च। ये मेरे पास स्टार्च है, और इस स्टार्च में कई सारे चैन होते हैं। चैन को बनाने वाले लिंकेज का नाम अल्फा 1,4 है, और इसके अंदर बहुत सारे ब्रांच होते हैं, और ब्रांच को बनाने वाले लिंकेज का नाम है अल्फा 1,6 ब्रांच। ब्रांच का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होता है ना तो ये वाटर इनसोल्यूबल होने लगता है। स्टार्च जो होता है पूरी तरह से वाटर सोल्यूबल नहीं है, स्लाइटली वाटर इनसोल्यूबल भी होता है, और वो ब्रांच होने की वजह से। स्टार्च जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज ही है, और इसके अंदर दो तरीके का बॉन्ड है। पूरे स्टार्च की बात करें तो हमको यही मिल रहा है। अब एनसीईआरटी अब दूसरे बुक में तुम समझने के लिए स्टार्च को बनाया कैसे है, तुम देखो इस तरीके से बनाया है। इसको एक अल्फा डी ग्लूकोज मान लिया, इसको अल्फा डी ग्लूकोज मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, इसको अल्फा। ये अल्फा डी ग्लूकोज का पूरा ऐसे चैन बनाता हुआ चला गया। एक और अल्फा डी ग्लूकोज, ऐसे आपस में जोड़ते हुए चले जाओ।
ऐसे बना लिया। ऐसे बना लो। ये अल्फा डी ग्लूकोज का कई सारे चैन है, हम 3-4 बना ले सकते थे, चलो हम इतना बना लिए। अब देखना इस चैन को बनाने वाले बॉन्ड कौन है, तो ये अल्फा 1,4, ये सब क्या बॉन्ड, अल्फा 1,4, ये चैन को बनाने वाले बॉन्ड सब में अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, ये चैन को बनाने वाले बॉन्ड। लेकिन इसमें ये जो ब्रांचिंग कॉज करता है, ब्रांचिंग दे रहा है, या इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे मैं सीधा खाली क्या करता हूँ, सिर्फ ब्रांच कर देता हूँ, ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग। और कहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी ब्रांचिंग, यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग। ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच, ये ब्रांचिंग ब्रांच जो है किसकी वजह से आया है, तो अल्फा 1,6 लिंकेज की वजह से आया है, अल्फा 1,6 लिंकेज की वजह से आया है। तो हमें दो तरह का बॉन्ड हो रहा है। अगर तुम बात करो स्टार्च के अंदर, तो तुम्हें स्टार्च में दो चीजें दिखाई दे रही है। अगर बात तुम स्टार्च की करते हो तो स्टार्च में तुम्हें दो चीज दिखाई दे रही है कि ये कैसा है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का यहाँ पे चेन है, ठीक है, चेन है, चैन है, मेनी चैन है, और इसके अंदर जो ब्रांच है, चैन एंड ब्रांच, ऐसे लिख लो, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये कह लो। और इसमें दो तरीके का मुझे बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड का नाम है अल्फा 1,4 लिंकेज और दूसरे का नाम है अल्फा 1,6 लिंकेज। ये सारी, ये मेरे पास जो है वो है स्टार्च। अब स्टार्च में जो 20% होता है हिस्सा, इसमें स्टार्च में मान लेते हैं इतना 20% ऑफ टोटल स्टार्च, या 20% ऑफ स्टार्च जो है ये है। और उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा 80% ऑफ स्टार्च जो होता है, यहाँ से जितना भी स्टार्च दिखाई दे रहा है वो 80% हो गया। 80%, ये हिस्सा जो है 80% ऑफ स्टार्च है। पूरा तो स्टार्च है, लेकिन देखना इसमें जो 20% स्टार्च है जिसके अंदर सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज है और कोई और लिंकेज नहीं है। 20% वाले एरिया में देखोगे तो सिर्फ अल्फा 1,4 ही लिंकेज है, कोई और नहीं है। तो इस 20% स्टार्च को हम लोग अमाइलोज का नाम देते हैं, अमाइलोज का नाम देते हैं, ये अमाइलोज। और बाकी 80% ऑफ स्टार्च को हम लोग अमाइलोपेक्टिन बोला करते हैं। तो स्टार्च के अंदर दो तरह की चीजें आता है। 20% स्टार्च जिसके अंदर केवल अल्फा 1,4 ग्लूकोज ही है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, उसको हम अमाइलोज बोल रहे हैं, ये अमाइलोपेक्टिन है। और अमाइलोपेक्टिन नथिंग बट इज सिमिलर टू द ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन यही है, ग्लाइकोजेन का भी यही स्ट्रक्चर है, वो भी एक तरह का स्टार्च का ही ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है, स्टार्च ही है, बस ब्रांच वाले हिस्से को कह रहे हैं। 80% ऑफ स्टार्च अमाइलोपेक्टिन, और अमाइलोपेक्टिन इक्विवेलेंट टू द ग्लाइकोजेन बोलते हैं। तो हमने ग्लाइकोजेन भी देख लिया, हमने अमाइलोपेक्टिन भी देख लिया, हमने अमाइलोज को भी देख लिया, हमने स्टार्च को भी देख लिया, तो पूरा हमने देखा। देखिए अमाइलोज जो वाटर, स्लाइड वाटर वाटर सोलेबल होता है, अमाइलोज करोगे तो इसमें सिर्फ अल्फा 1,4 ही है, तो टोटली वाटर सोलेबल होता है। चलो मैं इसको अलग से स्लाइड पे मैं लिख देता हूँ इन सारी चीज़ों को, तो बाद में देखना। अभी मैं आज जल्दी से अपलोड होगा तो मैं आराम से देखना।
सबसे पहले हमें क्या रखना है यहाँ पे, स्टार्च को। सबसे पहले हमारे पास पढ़ रहे थे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टार्च पढ़ रहे थे, स्टार्च को रखते हैं, स्टार्च। दूसरा है अमाइलोज, अमाइलोज। और तीसरा है अमाइलोपैक्टीन। अमाइलोपैक्टीन इज similar to equivalent to glycogen। इनके बारे में कुछ कुछ बातें, इनके बारे में कुछ बातें, इनके बारे में कुछ बातें। सबसे पहली चीज की है, इसके अंदर बॉन्ड की बात करें, लिंकेज की बात करें, इसमें बॉन्ड यानी लिंकेज की बात करें तो लिंकेज में एक आएगा अल्फा 14 एंड अल्फा 16, दो है। स्लाइटली वाटर, स्लाइटली वाटर इनसोल्युबल कहो या सोल्युबल कहो, वाटर सोल्युबल होता है, थोड़ा बहुत वाटर सोल्युबल होता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वाटर सोल्युबल होता है। लेकिन ब्रांचिंग बढ़ने से वाटर इनसोल्युबिलिटी बढ़ा देती है। अभी लेकिन अभी ब्रांचिंग के साथ साथ और भी है मसला, ब्रांचिंग थोड़ा अभी कम है, परसेंटेज ऑफ ब्रांचिंग थोड़ा कम है। पर अब जब अमाइलोज में जाते हो तो कोई ब्रांचिंग नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो लिंकेज तुम देखते हो, लिंकेज तुम देखते हो वो अल्फा 14 है, अल्फा 16 नहीं है भाई। अल्फा 16 का परसेंटेज जितना ज्यादा बढ़ेगा एज ए कंपेयर टू अल्फा 14, उतना ज्यादा इंसोल्युबिलिटी आएगी, इंसोल्युबिलिटी आएगी वाटर में, वाटर इंसोल्युबल होता जाएगा। यहाँ पर तक केवल यही लिंकेज है, इसीलिए कंप्लीटली वाटर सोल्युबल है ये, कंप्लीटली अभी ये वाटर सोल्युबल है। यहाँ पे लिंकेज की बात करें तो वही स्टार्च वाली ही लिंकेज है, इसके अंदर भी अब अल्फा 14 भी है, 14 लिंकेज भी है एंड अल्फा 16 भी लिंकेज है। लेकिन इस बार परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन जो है अकॉर्डिंग टू एज ए कंपेयर टू दिस लिंकेज, परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है। तो जिसके अल्फा 16 का इसीलिए वाटर इनसोल्युबल हो जाता है। ये बातें तुमको याद रखना है, वाटर सोल्युबल और वाटर इनसोल्युबल हो जाता है। स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपैक्टीन के बारे में बस इतना ही याद रखना। ये 20% ऑफ टोटल स्टार्च होता है, 20% ऑफ स्टार्च होगा। और ये जो है आपका 80% ऑफ स्टार्च होता है, ये 80% ऑफ स्टार्च होता है। ये सर सोलेबिलिटी ऑर्डर अब आराम से तुम लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ पे अगर तुम्हें कहा जाए कि लिख के दिखाओ सोलेबिलिटी ऑर्डर इन तीनों का, इन चारों तीनों का सोलेबिलिटी ऑर्डर, तो क्या लिखोगे? सबसे ज्यादा सोलेबल कौन है हमारे पास? केवल अमाइलोज है। सबसे ज्यादा सोलेबल कौन है? तो अमाइलोज है, क्योंकि वही कंप्लीटली सोलेबल है। अमाइलोज। उससे कम कौन है? तो स्टार्च है, क्योंकि ये स्लाइड सोलेबल है। और सबसे कम वही, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही इनसोल्युबल है, नाम है उसका अमाइलोपैक्टीन, या ग्लाइकोजेन भी यहाँ पे रख सकते हो, अमाइलोपैक्टीन, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू द ग्लाइकोजेन। ये तुम याद रख सकोगे तो ठीक बा। अरे ठीक बा, क्या होता है? कुछ नहीं होता। वेट एक सेकेंड, मैं पानी पी के आता हूँ। ये पढ़ने आया है।
सॉरी, पानी पीना, चलिए मैं भी पानी पी रही हूँ। हाँ हाँ अस्तर भाई ना, हाँ। देखो सेलिब्रिटी ऑर्डर देख लिया, माफ कीजिएगा हमें देर हो गया, पानी आराम से पीना होता है। के चक्कर में जल्दी जल्दी ठूसने लगते हैं। अब निवाला प्रॉपर वो कटेगा नहीं ना, अगर अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस का या बायोलॉजी के हिसाब से कह लेना, अगर खाना ज्यादा ग्राइंड सही से नहीं होगा तो फिर लिवर ओवर को बहुत दिक्कत होती है उसके ऊपर काम करने में, और कभी कभी वो कंप्लीटली ऑब्जॉर्व भी नहीं होता। फिर ना कॉन्स्टिपेशन उस इंसान को सबसे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो बहुत कुछ लोग खाते हैं तो बस खाते ही रहते हैं, कितना देर तक खाते रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इसलिए पानी है उसको जल्दी नहीं पीना चाहिए, आराम से पीना चाहिए। कई सारे नुकसान हैं खैर, अभी हम उसके बारे में नहीं, हम स्टार्च अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन अपने सिलेबस से बात करेंगे। इसमें सोलेबिलिटी ऑर्डर हमें तुम्हें को याद रखना है, इस पर भी सवाल आए हुए हैं नीट के अंदर। सोलेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, अच्छा एनसीईआरटी में तुम देखोगे स्टार्च को सूरत तो तुमको ऐसा दिखाई देगा। एनसीईआरटी में तुम देखोगे, एनसीईआरटी में तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ब्रांच से, ठीक है, इस तरीके से ब्रांच बना हुआ दिखाई देगा। स्टार्च है ये पूरा स्टार्च को बनाया है इस तरीके से। ये वाला जो ब्रांचिंग वाले लिंकेज है, यहाँ पे अल्फा 1,6 है, और बाकी इधर कहीं पे भी बॉन्ड होगा ना तो अल्फा 1,4 लिंकेज है। इस तरीके से किसी किसी बुक में ऐसे भी दिखाया हुआ है। इस तरीके से किसी किसी बुक में दिखाया गया। तो इसमें ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इसको हमने अमाइलोज का नाम दिया, जिसमें ज्यादा ब्रांच आ रहा है, ये अमाइलोज है। और बाकी हिस्सा अमाइलो, अभी चूंकि बड़ा छोटा यहाँ हो गया, लेकिन जनरली यही ज्यादा हिस्सा होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोपेक्टिन होगा। ये जो अमाइलोज है ना, जिसमें ये ब्रांच इस तरीके का दिख रहा है, लूप्स, ये जो इस तरीके का ये स्पाइरल स्ट्रक्चर आ रहा है, ये आयोडीन को ट्रैप करता है। जब ये आयोडीन टेस्ट करते हैं ना आलू वालू को, तो आलू दिख रहा है कि कुछ देर के बाद ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, स्टार्च, और स्टार्च में क्या है, ये अमाइलोज, ये आयोडीन को ट्रैप करेगा, जिसकी वजह से रिएक्ट होने के बाद वो ब्लू ब्लैक कलर का आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का आ जाएगा। तो ये जो है ना अमाइलोज जो होता है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। जब हम लोग क्या करेंगे, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है जब हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे, ब्लैक कलर का हो जाता है विद आयोडीन टेस्ट। जब हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, आयोडीन को ट्रैप करता है ना, इसलिए। हो गया इतना में हम अभी एनसीईआरटी को थोड़ा सा अब देख सकते हैं, एनसीईआरटी को हम थोड़ा सा देख सकते हैं। आई डोंट नो
वेयर इज माई फाइल, डाउनलोड करें या ना करें? मेरा नहीं है ना, व्हाइट बोर्ड पे है। छोटा उस दिन हमने करे थे डाउनलोड। लोकल फाइल में यहाँ मिलेगा। क्या कहा? फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड। ये बार बार ही डाउनलोड करना पड़ता है। बुक आ गया। डाउनलोड क्या कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। ये ना, देख रहा हूँ ये। फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमने पेज नहीं लिया। ये पहले करके रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया है सेल्फिश, उसको स्ट्रगल थोड़ी ना दिखाई देगा। उसको मजा नहीं आ रहा तो बस नहीं देखेगा। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक ले लेते हैं, साथ में और भी था ना। तो थोड़ा सा ये बचा हुआ है, काट लेते हैं यहीं पे। मुझे वो करना था बाबा। अच्छा, करते हैं, अब दिखाई देगा। हम्म, थोड़ा ब्राइटनेस छूने पे हो जाता है वो। मैं छू देता हूँ तो हो जाता है वो ऐसे। चलो बाबा, ठीक है, चीज़ पढ़ो।
इसको तुम देखो, ये चीज, ये एसिड इनसेलेबल पैलेट आल्सो कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। हाँ ये मालूम है, ये अगर पुरानी बात याद करो तो ये स्कूल के अंदर एक एग्जांपल मैंने पॉलीसैकेराइड लिया था। ये तो क्या भाई, अनदर क्लास ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी हमने इसको रखा था पॉलीसैकेराइड, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, दे आर थ्रेड, लिटरली कॉटन थ्रेड, लिटरली एक कॉटन थ्रेड, ये थ्रेड है बिल्कुल एक कॉटन थ्रेड की तरह, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक। सेलुलोज इसमें आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड है कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, अभी हमने बताया भी था। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है, इसलिए स्टोरेज में आता है ये इन प्लांट टिश्यू। एनिमल हैविंग अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आता है, ग्लाइकोजन अभी हमने पढ़ा है, सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन, अलग वेरिएंट आता है, दूसरा वेरिएंट है। एनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये सब हमने अभी पढ़ा है। इन ए पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, say glycogen, the right end is called the reducing end and left end is called the non reducing end। अगर कोई पॉलीसैकेराइड देख रहे हो, पॉलीसैकेराइड, और उसमें तुम ग्लाइकोजन की बात कर रहे हो, ग्लाइकोजन क्या है, अमाइलोपेक्टिन। तो अगर पीछे बात करो तुम, हो गया, और यहाँ पे ये है अमाइलोपेक्टिन, उससे भी आगे ये है अमाइलोपेक्टिन, ये हिस्सा जिसमें ये सब आ रहा है, ये अमाइलोपेक्टिन है। तो अमाइलोपेक्टिन में तुम लास्ट में क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे जो भी है बच रहा है क्या, इसका एनोमेरिक कार्बन बच रहा है, लेकिन तुम इसमें कहीं पे भी एनोमेरिक कार्बन बचते हुए नहीं देखोगे। अगर एनोमेरिक कार्बन कहीं पे बच सकता है तो वहीं पे, और एनोमेरिक कार्बन अगर बचेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, और नहीं बचेगा तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो ग्लाइकोजन वो कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग शुगर है, यही बता रहा वो रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लाइकोजन जो होता है ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है ग्लाइकोजन के बारे में, कैसे ग्लाइकोजन राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड। ग्लाइकोजन में देखोगे इधर राइट एंड है ना, वो रिड्यूसिंग एंड है, और जो लेफ्ट एंड है उधर कोई फ्री है नहीं, तो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। तो ग्लाइकोजन में दो एंड होता है, ग्लाइकोजन के अंदर दो एंड बन रहे हैं, एक तो राइट एंड बन रहा है, इसका एक राइट एंड है, और राइट एंड जो होता है वो रिड्यूसिंग है, और एक लेफ्ट एंड बन रहा है, लेफ्ट एंड जो होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये रिड्यूसिंग है और ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। बचे हुए हैं कार्टून, देख लो इस कार्टून में बने हुए हैं, यहाँ पे भी है, तुम देख रहे हो क्या कि ये ग्लाइकोजन यानी अमाइलोपेक्टिन में इधर फ्री हो रहा है, इधर फ्री हो रहा है, इसलिए बोल रहा है। डायग्राम को देख लो, ये वाला डायग्राम दे रखा, यहाँ को जूम आउट किया है तो ऐसे मिले हैं मुझको, यहाँ का जूम आउट किया है तो ऐसे मिले हैं, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड उसने दिखाया है। स्टार्च फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, जो हमने अभी बनाया था, हेलिकल स्ट्रक्चर स्टार्च बनाते हैं। इनफैक्ट वो जो हेलिक्स बन रहा था ना इस तरीके से, हेलिकल स्ट्रक्चर, इनफैक्ट स्टार्च होल्ड I2, तो I2 मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेता है अपने हेलिकल पोर्शन में। स्टार्च I2 is blue in color, blue black in blue color basically. Cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold to। लेकिन वही अगर हम सेलुलोज की बात करेंगे तो वहां पे वो हेलिक्स नहीं होते हैं, स्टार्च में ही केवल हेलिक्स होते हैं, सेलुलोज में हेलिक्स नहीं होते हैं। ये सच है। अब यहाँ पे पढ़े तो प्लांट सेल वाला मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज में क्या है, प्लांट सेल में तो सेलुलोज में क्या है कि नो हेलिक्स, इसमें हेलिक्स नहीं है, हेलिसेस नहीं है, हेलिसेस होने की वजह से ये नो ट्रैप I2 को ट्रैप नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा। पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक
प्लांट पल्प, पेपर जो है प्लांट पल्प से बनाते हैं, और कॉटन फाइबर भी, वो भी सेलुलोजिक होता है। देयर इज अ मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, दे हैव द बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर, अमीनो के शुगर से बने हुए, एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, ग्लूकोसोमाइन एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन एटीसी, वो हम पढ़ेंगे अभी। एक्सोस्केलेटन ऑफ द अर्थपोर्ट्स फॉर एग्जांपल हैव ए कंप्लेक्स, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। तो हम सेलुलोज को शुरू करते हैं। सेलुलोज को हम शुरू करते हैं। तो सेलुलोज क्या है? द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज है, नथिंग बट पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज है। ये भी एक होमोपॉलीमर है, एक तरीके का बीटा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है। तो बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज बना लेते हैं। एक बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे हमने बना लिया, इसको मैं बीटा डी कह रहा हूँ, अल्फा नहीं बीटा। बीटा डी, बीटा डी, बीटा डी। इसमें बॉन्ड बनेगा, इसमें बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कैसा बनेगा? तो ये बॉन्ड भी कैसा होगा? तो ये पहला है, ये चौथा है, तो ये बीटा 1,4 बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। दूसरी तरफ ऐसे ही बना देते हैं, बहुत सारा होता है ऐसे, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज ऐसे करके, बीटा डी ग्लूकोज ऐसे। और फिर हमने क्या करना है, इसमें बॉन्ड लिंकेज बनाते चले जाना है, लिंकेज बनाते चले जाना है, लिंकेज बनाते चले जाना है। ये लिंकेज है, ये लिंकेज है, और लिंकेज क्या है? लिंकेज में है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, लिंकेज बना के हमने बना दिया क्या? ये अपना, और सेलुलोज क्या चीज है? तो पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज। अब यहां पे हम स्टार्च के बारे में, स्टार्च और सेलुलोज में डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों पढ़ लिया हमने। तो स्टार्च और सेलुलोज के बीच में हम यहां पे डिफरेंस कर सकते हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं। स्टार्च के अंदर जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड है, कौन कौन सा बॉन्ड है? यहाँ जो बॉन्ड है, जो लिंकेज है, वो कौन कौन सा है? यहाँ पे है अल्फा 1,4 और यहाँ पे और अल्फा 1,6 है, पहली चीज तो ये। और यहाँ पे अगर तुम बॉन्ड देख रहे हो सेलुलोज को, यहाँ पे केवल क्या होगा? बीटा 1,4 है, केवल बीटा 1,4 है। तब पहला फर्क तो यही आ गया दोनों के बीच में, बीटा 1,4 है। इसको डाइजेस्ट किया जा सकता है, इसको डाइजेस्ट अलग तरीके से किया जाता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए साल्वरी अमाइलेज होता है, डाइजेस्ट बाई, तोड़ा कैसे जा सकता है? ये बॉन्ड को तोड़ा कैसे जाएगा? तो डाइजेस्ट बाई अमाइलेज, और ये डाइजेस्ट बाई सेलुलेज। ये हमने सेलुलोज पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना हमें? कैटीन।
अब तो कहोगे ये क्या है? कैटीन जो फंजाई का सलवाल बनाता है और ऑर्थोपोडियल एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, जो फंजाई का सलवाल बनाता है ऑर्थोपोडियल एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। ये क्या है? एक नई तरह के ग्लूकोज का ये पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ नैग, एक मॉडिफाइड ग्लूकोज है, पॉलीमर ऑफ नैग। नैग समझते हो? एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन, ग्लूकोसोमाइन। इसको मैंने सेल चैप्टर में तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है कैसे बनता है। एक बीटा डी ग्लूकोज होता है सबसे पहले, इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज लेते थे, याद आ रहा हो जब मैंने बैक्टीरिया का सलवाल बनाया था तो उस टाइम बताया था। यहाँ पे एक बीटा डी ग्लूकोज है और इस बीटा डी ग्लूकोज के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं अमीन्स का, तो ये अमीनो ग्लूकोज बन जाता है, इसको हम अमीनो ग्लूकोज कहते हैं, अमीनो ग्लूकोज कहते हैं। ये कहलाएगा हमारा अमीनो ग्लूकोज, अमीनो शुगर, अमीनो ग्लूकोज कहेंगे। और फिर हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये हमारा बन जाता था अमीनो एसिड। यहाँ पे NH COH इस तरीके से करेंगे। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना वो नैग है, जिसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन। इसके ही पॉलीमर से जो बनता है उसको हम कार्टीन कहते हैं। इसके पॉलीमर से जो बनेगा उसे हम कार्टीन कहेंगे। इसके पॉलीमर से जो बनता है उसे हम कार्टीन कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बना देता हूँ। एक नैग लिया हमने, ऐसे बहुत सारे ऐसे नैग लिया, नैग लिया, नैग लिया और उनके बीच में बॉन्ड, भाई बीटा ही तो है, तो जो बॉन्ड होगी इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, लिंकेज का नाम क्या होगा? तो बीटा 1,4 ही होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। और इस स्ट्रक्चर को हम कार्टीन बोलते हैं, कार्टीन। अगर तुमने कार्टीन के अंदर, अगर तुम कार्टीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को मिला दो तो बनता क्या है? आर्थ्रोपोडियल, आर्थ्रो एक्सोस्केलेटन। अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन है तो उसको भी मैंने बना के दिखाया हुआ है सेल के अंदर। चलो एक बात देखिए, अगर तुम पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात करो, थोड़ा देखो, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो क्या करेगा, बैक्टीरियल सलवाल बनाएगा, तो इसके अंदर क्या लेंगे? एक तो मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, इसमें ये NH COH है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? नैग। एक दूसरा ग्लूकोज हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर इसमें है,
देखो ये तो हमने ले लिया NHCOH, और यहाँ पे हम लोगों ने म्यूरामिक एसिड को कर लिया था। एक ग्लूकोज ये है, एक ग्लूकोज ये है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज, टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज, दो डिफरेंट तरह के ग्लूकोज को हमने लिया, टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज लिया, ये अलग अलग दो मॉडिफाइड ग्लूकोज लिया है, और इन दोनों का चैन बना दिया हमने, इन दोनों को चैन बना दिया हमने इस तरीके से, अल्टरनेटली रख के चैन बना दिया, अल्टरनेटली रख के हमने चैन बना दिया। इसका नाम दे दिया हमने नैक, तो इसका नाम देगा नेम, इसको हम क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल, नेम बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड्स, ये तो तुम्हें मालूम है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड्स। ये सब मैं बता चुका हूं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। फिर हम यहाँ पे नेम से शुरू कर लेते हैं। एक नैक से शुरू कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे, ये इसके चैन को मिलवाना देते हैं, इनके बीच में बॉन्ड होगा ऐसे, इनके बीच में बॉन्ड होगा, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ये कैसा बॉन्ड है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, केवल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसमें, और बीटा है तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकेन बन गया। जगह जगह पे यहाँ पे ऐसे नेम जहां जहां पे होगा ऐसे अमीनो एसिड के भी चैन होते हैं, जहां जहां नेम होगा ना उसके ऊपर अमीनो एसिड के चैन होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड के चैन है, और अमीनो एसिड के चैन को हम लोग पेप्टाइड बोला करते हैं, पेप्टाइड बोला करते हैं। ये क्या है, पेप्टाइड, इसको हमने पेप्टाइड नाम दे दिया है, ये अपने पास पेप्टाइड है, पेप्टाइड बोल दिया हमने, पेप्टाइड बोल दिया हमने। अब इनके बीच में ऐसे लिंकेज है, इस वाले पेप्टाइड से इस वाले पेप्टाइड के बीच में ऐसे लिंकेज मौजूद है, इस तरह से लिंकेज मौजूद है, इस लिंकेज को हमने नाम दिया है क्रॉस लिंकेज, और ये जो तुम्हारे सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको तुम बोलते हो पेप्टाइडोग्लाइकेन, दिस इज द बैक्टीरियल सेल वॉल, होल पेप्टाइडोग्लाइकेन तुमको दिखाई दे रहा है, और ये बैक्टीरियल सेल वॉल को बनाता है, बैक्टीरिया सेल वॉल का बनाता है। हमने जितनी तरीके के पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड होता है सबको हमने अब कर लिया है, किसमें कौन सा बॉन्ड है ये आपको याद रखना है, किसमें कौन सा मोनोमर है, किसका पॉलीमर है ये आपको याद रखना है। जस्ट हम आज यहीं पे रहने देते हैं, कल हम इसको खत्म करेंगे कार्बोहाइड्रेट को, और कल हम लिपिड को भी फिनिश करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड पर जाएंगे। सो आप पढ़ाई कीजिए, याद कीजिए, समझिए आराम से,